नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल के भाषण पर बीजेपी का हमला, बजट पर नहीं इंडो यूएस डील पर बोले संजय जायसवाल का कड़ा तंज। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला, ट्विटर पर शेयर किया आंकड़ा, कर्नाटक कांग्रेस पर किया जोरदार वार। सूरत के उद्योगपति चिराग गोटी पर 23 करोड़ वसूली का आरोप, वायरल वीडियो के बाद कई शिकायतकर्ता पहुंचे पुलिस के पास, एसओजी ने की पूछताछ, पुलिस बोली जांच जारी। आनंद से अमूल एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत, टेक्नोलॉजी से स्मार्ट बनेगी सहकारिता व्यवस्था, दूध उत्पादकों को मोबाइल पर मिलेगा पूरा हिसाब। अंबाजी हमले केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस फॉरेस्ट कर्मियों पर हमले में 2 दिन का रिमांड, 40 से ज्यादा कर्मचारियों पर हमले का मामला, जांच तेज। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में बजट से जुड़ा एक भी ठोस मुद्दा नहीं उठाया। जायसवाल के मुताबिक सदन को जिस तरीके से चलाने की उम्मीद की जा रही थी, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट पर विस्तार से बोला जाएगा, मगर अधिकतर समय इंडो यूएस डील पर ही उन्होंने चर्चा की, जबकि विषय बजट था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगा मानिए राहुल गांधी बजट भाषण की तैयारी के बजाय किसी अन्य मुद्दे के कागज लेकर सदन में पहुंचे हों। पूरा उनका भाषण ध्यान से सुनिए, एक शब्द उन्होंने कहीं बजट पे बोला हो तो हमें बताइए, जरा मेरे भी ज्ञान का वर्धन होगा, क्योंकि हम भीतर बैठे हुए थे और इंतजार ही करते रह गए कि कुछ बजट पे बोलेंगे। घर से जब वो चले थे तो वो बजट के भाषण के बदले इंडिया अमेरिका डील का भाषण का कागज लेके चले आए और बेचारे पूरे 45 मिनट तक इंडिया अमेरिका डील के बारे में ही बोलते रहे, चर्चा बजट पर थी। तो ये नॉन सीरियस नेता है। कम से कम घर से चलते समय यह तो देख लेना चाहिए कि हम पेपर क्या लेके जा रहे हैं। पूरे उनके पौने घंटे के भाषण में एक शब्द, यहां तक कि हम उनके एक चीज के लिए जरूर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन किया और एक शब्द उसके विरोध में नहीं बोला। न उन्होंने शुरू में बोला कि वो बजट का विरोध करते हैं, ना अंत में भी नहीं बोला कि बजट का कोई विरोध करते हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर एक आंकड़ा शेयर करते हुए कांग्रेस कर्नाटक पर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक के अंदर SC/ST कॉरपोरेशन के फंड को बेरहमी से काट दिया जाता है और कर्नाटक में कांग्रेस कहती है कि विकास के नाम पर उनके पास कोई फंड बचा ही नहीं है। कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक बोलती है, पर SC/ST समुदाय के साथ कितना धोखा करती है, इसका प्रमाण कर्नाटका से सामने आया। कर्नाटका में एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि उनके पास कोई फंड नहीं बचे डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पोर्टल बनाने के लिए, वो 100 से अधिक लोगों को कैबिनेट रैंक देती है, मतलब सब सरकारी पर्क्स मिलेंगे उनको, वो ज्यादातर इनके कार्यकर्ता है। पर SC/ST वेलफेयर से जुड़े हुए 7 कॉरपोरेशन के फंड को बेरहमी से काट दिया जाता है। जी हां, जिन 7 कॉरपोरेशन को बीजेपी के शासनकाल में लगभग 770 करोड़ रुपए मिलते थे, वो जब कांग्रेस आई तब गिरकर 450 करोड़ हो गया, फिर 550 करोड़ हो गया और अब 716 करोड़ की फंडिंग मिल रही है। मतलब कि SC/ST का जो हक है वो छीन कर पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को दिया जा रहा है। ये दिखाता है इनकी असलियत। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा है कि 24 और 25 में किस प्रकार से SC/ST का जो सब प्लान का पैसा था, लगभग 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ 2 वर्षों में डाइवर्ट किया गया अपनी योजनाओं के लिए या अपने वेलफेयर के लिए। मतलब SC/ST का वेलफेयर कट कर दो और अपने नेताओं का वेलफेयर देखो। ये असलियत है कांग्रेस पार्टी के जितनी आबादी उतने हक की। ये धोखा है SC/ST समाज के साथ। इस पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे? सूरत में चर्चित उद्योगपति चिराग गोटी के खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो के बाद कई शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचे हैं।
जिग्नेश व्यास नामक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चिराग गोटी ने उनके साथ आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना की है, साथ ही साथ करीब 23 करोड़ रुपए वसूले। उनका दावा है कि डायमंड कारोबारी हितेश मकवाना से जुड़े एक सौदे में सुरक्षा के तौर पर दिए गए प्लॉट्स के मामले में गोटी ने कथित तौर पर बिचौलिए के रूप में दबाव बनाकर अतिरिक्त प्लॉट अपने नाम करवा लिए और मारपीट भी की। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है, जिसके बाद गोटी से एसओजी के डीसीपी द्वारा पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आनंद में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अमूल एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माइलस्टोन बताया है। 18,500 से ज्यादा गांवों के 36 लाख दूध उत्पादकों से जुड़ी विश्व प्रसिद्ध सहकारी संस्था अमूल की इस नई पहल का शुभारंभ गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, कृषि मंत्री जीतू भाई वाघानी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी, सरकार और सहकारिता की त्रिवेणी से विकास को नई गति मिली है और अमूल एआई डेयरी इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम में सरला ऐप की भी जानकारी दी गई, जो दूध के फैट और एसएनएफ समेत दैनिक विवरण मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा। वक्ताओं ने इसे डिजिटल युग में ग्रामीण समृद्धि और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अंबाजी के पडलिया गांव में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। अंबाजी पुलिस ने 3 आरोपियों अंबापानी के छात्र डामोर, पडलिया के काला परमार और बेड़ा पन्या के साइबा डुंगाई चाई को हिरासत में लेकर दांता कोर्ट में पेश किया है, जहां से 2 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। रिमांड के दौरान हमले में शामिल अन्य आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना बताई जा रही है। इस मामले में 40 से ज्यादा पुलिस और फॉरेस्ट कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के आरोपों में दंगाइयों समेत कई लोगों के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज की जा चुकी है। मुंबई के भाईखला इलाके में जय कृपा टावर की लिफ्ट हादसे में 5 लोग घायल हो गए। ये घटना बुधवार रात लगभग 9 बजे ग्राउंड प्लस 18 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल से लिफ्ट के केबल टूटने की वजह से हुई। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस, बीएमसी स्टाफ समेत राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों में कल्पिता पवार, यश बलविलकर और उषा गुप्ता को जेजे अस्पताल में ओपीडी आधार पर इलाज किया गया। जमुना प्रसाद शिवहरे को बालाजी अस्पताल और शिल्पा मोरे को जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। संबंधित एजेंसियों ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है। 4 माले से जो लिफ्ट है उसमें 6 आदमी थे, 3 महिला और 3 पुरुष। 4 माले से लिफ्ट नीचे आके गिर गई है। उसमें से 5 जन को हॉस्पिटल भेजा है, 1 जन ठीक है, उसको नहीं भेजा है। 3 जन जेजे हॉस्पिटल को भेजा है, एक को जसलोक में और एक बालाजी हॉस्पिटल पूरे आगे के उपचार के लिए उनको भेजा है। अभी उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में। लिफ्ट को अभी सुरक्षित के हिसाब से उसको बंद रखा है। लिफ्ट इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आने तक उसको बंद रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी। बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कुछ टिप्पणियों पर भाजपा सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हो गई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को शांत करने के लिए अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका अफसोस है। उनके इस बयान के बाद सदन का माहौल सामान्य हुआ और रुकी हुई कार्यवाही दोबारा शुरू हो पाई। इसे सदन में शालीनता और सहयोग की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता, मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को जनरल
मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। फिर अब मैं सुनता रहा। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रही बात खामोश, आप खामोश। यहां पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। इन्होंने मुझे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई बीएमसी में महायुति का भगवा लहराने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुंबई वासियों ने महायुति को बहुमत देकर विकास पर विश्वास जताया है। शिंदे ने नवनिर्वाचित महापौर रितुबेन तावड़े और उप महापौर संजय घाड़ी को बधाई देते हुए कहा कि महायुति मुंबई को स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार मिलकर मुंबई के विकास को नई गति देगी। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे महायुति के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई वासियों ने महायुति को आज बहुमत दिया है और महायुति का महापौर और महायुति का उप महापौर, महायुति के महापौर हमारी रितुबेन तावड़े और महायुति के उप महापौर संजय घाड़ी, ये दोनों आज निर्विरोध यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महायुति पर विश्वास रखा है, विकास को चुना है और विकास को स्वीकारा है। हमारे 3.5 सालों के कामों का उन्होंने इस चुनाव में हमें जीत के रूप में मुंबई वासियों ने महायुति को चुनकर दिया है। इसलिए मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के औचित्य पर उनके जो सपने हैं, मुंबई को विकसित करना, मुंबई को साफ सुथरे रास्ते देना, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, गड्ढों से मुक्त करना, ये सब काम महायुति करेगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने थाना कौशाम्बी क्षेत्र में सर्वे और रेस्क्यू अभियान के दौरान अवैध देह व्यापार के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी कर 11 पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि मौके से देह व्यापार में संलिप्त 3 आरोपियों, जिनमें राहुल शर्मा, अंकित चौहान और सुनील का नाम सामने आ रहा है, इनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि महिलाओं को बहला फुसलाकर और लालच देकर इस धंधे में धकेला जा रहा था। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि रेस्क्यू की गई महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजकर काउंसलिंग कराई जा रही है। से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र अंतर्गत जो सरोवर पोर्टिको होटल है, वहां पे कुछ महिलाओं को अनैतिक रूप से रख करके अनैतिक देह व्यापार उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में तत्काल ही उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विधिक अनुमतियां प्राप्त करके होटल पर मेरे द्वारा रेड की गई, जिसमें वहां होटल के कुछ कमरों से कुल 11 पीड़िताएं बरामद की गई हैं, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ समय से यहाँ पर रुकी हुई थी और इसमें यहाँ पे जो लोग थे, जिसमें होटल मैनेजर और 2 अन्य लोग मिले हैं, उनके द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इनसे यहाँ पर होटल में तथा अन्य जगहों पर भेजकर अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था। इस प्रकरण में अभी तक हमने हमारी टीम के माध्यम से 11 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है तथा होटल मैनेजर राहुल शर्मा, इसमें एक अन्य लड़का जो वहीं पे मिला था जिसका इसमें सक्रिय भागीदारी है, अंकित चौहान और सुनील को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में देश की पहली मेलोडी रोड तैयार किए जाने की जानकारी दी है। छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर हंगरी की तकनीक से विकसित इस विशेष सड़क पर वाहन लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते ही संगीत सुनाई देता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक फिलहाल आधा किलोमीटर का पायलट स्ट्रेच तैयार किया गया है, जहां जय हो गीत की धुन सुनाई दे रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस रोड पर अलग अलग तरह के संगीत ट्रैक भी जोड़े जा सकते हैं।
परियोजना के सफल परीक्षण के बाद कोस्टल रोड पर ऐसे और मेलोडी स्ट्रेच विकसित करने की योजना बनाई गई है। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। झारखंड के साहिबगंज जिले के बेरहरवा थाना क्षेत्र में 14 साल के किशोर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ है। रतनपुर गांव में नाबालिग का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और उनके मुताबिक जांच के दौरान मृतक की मां मीनू देवी और उसके ममेरे भाई रोहित साहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक किशोर ने अपनी मां और रोहित साहा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद राज खुलने के डर से दोनों ने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। हुई कि रतनपुर गांव में एक 14 वर्षीय बालक है, आयुष 14 वर्षीय बालक है, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस संबंध में उनके पिता के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बरहरवा थाना कांड संख्या 2826 दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड के अनुसंधान के दौरान एक टीम बनाई गई सीआई बरहरवा के नेतृत्व में और उन्होंने अनुसंधान में पाया कि इस बालक के हत्याकांड में मुख्य रूप से उसकी खुद की मां और उसका भगना था वो शामिल थे। इसकी मां का नाम मीनू देवी और एक और मृतक का जो ममेरा भाई है रोहित साहा, इन दोनों की संलिप्तता थी। अनुसंधान के दौरान ये भी पाया गया कि मीनू देवी और रोहित साहा के बीच में अनैतिक संबंध था काफ़ी लंबे समय से, साल भर से ज़्यादा से। और इस संबंध में जो एक अभियुक्त है रोहित साहा, वो मृतक के घर आना जाना लगातार रहता था और उस दिन भी क्या हुआ कि जब वो घर आया इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में अपनी मां को उसके ममेरे भाई के साथ उसने पाया घर के पीछे में। और उसके बाद उसमें जो लोक लज्जा के डर से कहें या फिर डर से या भय से फिर इन दोनों ने को लगा कि ये बात सभी जगह बता देगा, तो उसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और पास में ही पोखर में उसको डुबा के। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 11 फरवरी 2026 को सत्तारी तालुका के वलपेई में एक अत्याधुनिक फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे 24/7 यानी 24 घंटे एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस केंद्र की बात की जाए तो इसमें आगजनी, सड़क दुर्घटना, बाढ़, जंगल की आग और अन्य आपदा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण समेत उन्नत फायर फाइटिंग सिस्टम, त्वरित रेस्क्यू संसाधनों से लैस बताया जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। सरकार की माने तो नए फायर स्टेशन के शुरू होने से सत्तारी और आसपास के जो इलाके हैं उसमें आपातकालीन सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी और राहत बचाव कार्यों की प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे आपदा प्रबंधन तंत्र को नई मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की मौत को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। एनसीपी विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार द्वारा कई तथ्यों के आधार पर उनकी मौत में साजिश या घात की आशंका जताए जाने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर किसी के मन में किसी तरह की शंका है तो उसका निवारण होना जरूरी है। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस मामले में सभी आवश्यक जांच शुरू हो चुकी है और डीजीसीए की जांच भी जारी है। रोहित पवार जी का वो जो उन्होंने बात कही वो मैंने देखा नहीं है,
थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी, उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो भी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार को मैंने ही चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार का ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आगे में अगर इसमें क्या क्या गलतियां हुई है ये समझ में आएगा तभी हम लोग हमारे आसमान को और हमारे एविएशन को सेफ रख पाएंगे और केवल नेता ही नहीं, आम जनता को भी हम लोग सेफ रख पाएंगे। बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों को मिल रही धमकियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा अभिनेता रणवीर सिंह को कथित धमकी मिलने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और धमकी भेजने वालों की सच्चाई की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कोई भी गैंग मुंबई में पैर नहीं पसार पाएगा और मुंबई पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।